मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे समास भाग 3। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम सीखेंगे समास का भाग 3। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास के बाकी के भेद और अधिकरण समास। तो अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, द्विगु समास। ये दोनों समास आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान व उपमेय अथवा विशेषण व विषय संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब पीछे का जो पद है वो प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में, मतलब पूर्व पद में और उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विषय का संबंध हो, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं आपको उपमान और उपमेय समझाती हूँ होता क्या है। उपमान वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। और उपमेय वह होता है जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई है, जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई है। इसका ये होता है कि जिससे उपमा दी जाए, और इसका यह है जिससे उपमा दी गई है, ठीक है। ये हो गया उपमान और उपमेय। और विशेषण और विषय, विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम विषय कहते हैं, ठीक है। तो विशेषण और विषय भी आप लोगों को समझ आ गया। फिर से सुनिए, विशेषण किसे कहते हैं एक बार मैं फिर से, वैसे मैंने विशेषण के ऊपर वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार इसकी परिभाषा बता देती हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम विषय कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और सुनिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। मतलब जो कर्ता तत्पुरुष होता है, समास होता है, उसको ही हम कर्मधारय समास भी कहते हैं उसको, ठीक है। इसकी पहचान होती है, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो और के समान आ जाता है, ठीक है। के समान आदि आते हैं, है जो और के समान, ठीक है। देखिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। भी आते हैं, ये इसकी पहचान है। इनके मध्य जो इसके जो भी पद होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, उनके मध्य है जो या के समान आदि आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और करते हैं। आपको समझाती हूँ कि है जो और के समान कहाँ लगेगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए। पहला उदाहरण, समस्त पद नवयुवक। नव है जो युवक। क्या? नव है जो युवक, नवयुवक, ठीक है। पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। ये हम इसका विग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और ये क्या है? समस्त पद, ठीक है। नील कमल, नील के समान कमल। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो ये हो गया है जो के उदाहरण। अब हम के समान के उदाहरण करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, देहलता,
देह के समान लता, ठीक है, देह के समान लता, ठीक है, कनक लता, कनक के समान लता, क्या, कनक के समान लता, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, प्राण के समान प्रिय, ठीक है। तो ये हो गए के समान के उदाहरण, देखिए ध्यान से देखिए, और अगर आप चाहें तो और भी इसके कर सकते हैं उदाहरण, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कर्मधारय तत्पुरुष के भेद। कर्मधारय तत्पुरुष के 4 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण पूर्व पद, विषय पूर्व पद, विशेषणों भय पद, विषयों भय पद, ठीक है। हम लोग इसके अब भेद समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए, पहला भेद है इसका विशेषण पूर्व पद। क्या है? विशेषण पूर्व पद, ठीक है। तो इसमें पहला पद विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है पहला पद। और अगर हम इसका आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जो इसका पहला पद होता है वो सारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। जैसे देखिए, पीत प्लस अंबर पीताम्बर, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, नीली नीली गाय प्लस नील गाय, प्रिय प्लस प्रिय शाखा प्रिय सखा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, आइए देखते हैं कि आइए देखते हैं। परम ईश्वर, परमेश्वर, नीली गाय नील गाय, प्रिय सखा, ठीक है। तो ये हो गए इसके विशेषण पूर्व पद के उदाहरण। देखिए ध्यान से देखिए। चलिए अब हम आगे करते हैं। सेकेंड इसका विषय पूर्व पद। क्या है? विषय पूर्व पद। तो इसमें पहला पद विषय होता है, मतलब जो पहला पद होता है वो विषय होता है। इस प्रकार के सामासिक पद अधिकतर संस्कृत में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? अधिकतर इस तरह के शब्द संस्कृत में मिलते हैं। जैसे कुमारी, कंवारी लड़की, जैसे कुमारी कंवारी लड़की, श्रमणा संन्यास ग्रहण की हुई, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? कुमार श्रमणा, क्या बनेगा? कुमार श्रमणा, ठीक है। तो ये जो कुमारी है ये इसका विषय है। क्या है? विषय है, ठीक है। श्रमणा संन्यास ग्रहण की हुई। तो फिर अब हम आगे इसका वो देखते हैं, विग्रह देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, कुमार श्रमणा, क्या? कुमार श्रमणा, ठीक है। तो इसको हम कुमार लिखेंगे, ठीक है, कुमार श्रमणा। कंवारी लड़की, कंवारी लड़की क्या है? कंवारी लड़की है उसका विषय, ठीक है। चलिए अब हम आगे इसका तीसरा भेद देखते हैं। चलिए आइए, विष्णु भय पद। क्या? विष्णु भय पद। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। जैसे देखिए, नीला पीला, ठंडा गरम, लाल पीला, सुनी अनसुनी। तो अब जब हम इसको लिखेंगे ना, तो ये उदाहरण होते हैं इसके विष्णु भय पद के, ठीक है। नीला पीला, ठंडा गरम, लाल पीला, सुनी अनसुनी, ऐसे जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? विशेषणों भय पद, ठीक है।
चलिए अब हम विषयो भय पद समझते हैं। आइए देखिए इसका चौथा भेद कर्मधारय तत्पुरुष का। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें वही है, इसमें दोनों पद विषय होते हैं। ऊपर वाले में हमने पढ़ा है दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे नीला भी विशेषण है, पीला भी विशेषण, ठंडा भी विशेषण, गर्म विशेषण, लाल भी विशेषण, पीला भी विशेषण। उसी तरह इसमें क्या होते हैं, विषय होते हैं। जैसे आम गाछ या आम वृक्ष, वायस या दाम्पत्ति। उसको आम गाछ या आम वृक्ष भी बोल सकते हैं, वायस भी बोल सकते हैं या दाम्पत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके उदाहरण। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसके उपभेद देखते हैं। आइए देखते हैं इसके उपभेद। तो पहला उपभेद है इसका उपमान कर्मधारय। क्या है, उपमान कर्मधारय। इस समास में दोनों शब्दों के बीच से इव या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है। मतलब दोनों शब्दों के बीच क्या आ जाता है, इव और या जैसा। ठीक है, या तो वहाँ पे इव लगेगा या तो जैसा लगेगा। ठीक है, अव्यय होता है, इव और जैसा क्या है, अव्यय, इसका लोप हो जाता है। अव्यय भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, अभी मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, और दोनों ही पद चूँकि एक ही कर्ता विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं, इसीलिए सभी पद कर्मधारय लक्षण का होता है। इसमें जो भी दोनों पद होते हैं, क्योंकि वे कर्ता विभक्ति के होते हैं, तो उसका वचन लिंग, कर्ता विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं। एक ही कर्ता विभक्ति होता है, एक ही वचन के होते हैं, एक ही लिंग के होते हैं, इसलिए सभी पद क्या माने जाते हैं, कर्मधारय लक्षण के। ठीक है, उपमान कर्मधारय। तो इसको ना उदाहरण के जरिए समझते हैं तो अच्छे समझ आएगा कि क्या है। ठीक है, जैसे देखिए विद्युत जैसी चंचला, विधु चंचला। तो अब देखिए चरण कमल, चरण जैसे कमल। संसार सागर, संसार जैसा सागर। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं। देखिए चरण कमल, तो हम इसका लिखते हैं चरण जैसा कमल, चरण जैसा कमल। ठीक है, संसार क्या है, संसार जैसा सागर। देखिए इसमें जैसा हुआ ना, जैसा आया ना लिखा हुआ, तो इस तरह से हम इसका विग्रह करते हैं। ठीक है, हमें इस एग्ज़ाम में हमें इस तरह से भी दिया जा सकता है और एग्ज़ाम में हमें इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो अगर इस तरह से दिया जाएगा तो हम इसका ऐसे लिखेंगे, और अगर इस तरह से दिया जाएगा तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, चरण जैसा कमल, संसार जैसा सागर, विद्युत जैसी चंचला। ठीक है, हमें उसका पीछे का वर्ड देखना है कि वो क्या है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम जैसा जैसी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसका दूसरा है उपमित कर्मधारय। यह उपमान कर्मधारय का उल्टा होता है, अर्थात इसमें उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा। मतलब उपमेय क्या होता है, इसका पहला पद, और उपमान क्या होता है, इसका दूसरा पद। आइए इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आइए, अधर पल्लव, तो अधर के समान, अधर पल्लव के समान। ठीक है, पल्लव भी हम अलग लिखेंगे, अधर पल्लव के समान, तो इसमें क्या लगेगा, के समान। ठीक है, देखिए ध्यान से। दूसरा है नरसिंह, नर के समान सिंह। के समान हम कैसे भी लगा सकते हैं, अधर पल्लव के बाद भी लगा सकते हैं, या नर सिंह के बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है।
तो अब हम चौथा समास समझते हैं, द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। क्या हो? संख्यावाचक। जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, मतलब उसके पहले पद में ही संख्या आ जाए, तो वो कौन से शब्द? वह द्विगु कर्मधारय, वह द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास। उसको हम द्विगु समास बोलेंगे, जिसके शब्द में, जिसके पहले पद में संख्यावाचक विशेषण हो। आइए इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। इसके उदाहरण, इसका समस्त पद सप्त सिंधु। अब देखिए, सप्त, दो, त्रि, दु, ये सब क्या हो गए? संख्यावाचक, ठीक है। तो आइए इसका विग्रह करके मैं आपको समझाती हूँ, वो आपको अच्छे समझ आएगा कि इसमें कौन से संख्यावाचक का यूज़ किया, कौन सा संख्या यूज़ की गई है, ठीक है, इस्तेमाल किया गया। चलिए आइए देखते हैं। तो विग्रह, सप्त सिंधु, सात नदियों का समूह। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधुओं का समूह, सॉरी नदियों का नहीं, सिंधुओं का समूह, ठीक है। चलिए, का समूह क्या हो गया? सात सिंधुओं का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह, पहरों का समूह। जिसमें समूह, समाहार ये हो, वह भी द्विगु समास होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्ज़ाम में आपको इस तरह से दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि वह कौन सा समास है, तो आप उसमें द्विगु समास लिखना, ठीक है। तो आप उसमें क्या लिखोगे? द्विगु समास, जिससे एग्जामिनर को भी मतलब अच्छा लगे देख के कि नहीं, बच्चे को पता है। अब ये मत लिख देना कि इसका समस्त पद मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा समास है, तो आप लिखोगे द्विगु समास, ठीक है। चलिए, अब मैं तीसरा बताती हूँ, इसका तीसरा उदाहरण करके बताती हूँ। त्रिलोक, तीन, त्रि को हम क्या कहते हैं? तीन भी बोलते हैं, ठीक है। तीन लोकों का समूह, लोकों का समूह। समूह का भी यूज़ कर, और सुनिए इसमें एक और बात, आप समूह का भी इस्तेमाल कर सकते हो और समाहार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दो पहरों का समूह, तीन लोकों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, ठीक है। तीन रंगों का समाहार, ठीक है। दुअत्री, 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 दो आनों का समूह, ठीक है। चलिए, अब इसका लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके भेद समझाऊंगी, ठीक है। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, ठीक है। तो ये हो गया इसका आखिरी एग्जाम्पल। तो इसी तरह के शब्द आप अगर चाहें तो आप और शब्द कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और शब्द के लिए मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूँगी,
आप उनको करके देखिएगा कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। और जहाँ पे आपको नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपकी मदद कर दूँगी, ठीक है। चलिए, द्विगु समास के भेद। अब हम इसके भेद देखते हैं। द्विगु समास के दो भेद होते हैं। पहला होता है समाहार द्विगु, दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान द्विगु, ठीक है। तो पहले हम समाहार द्विगु समझते हैं। समाहार मतलब इसका अर्थ है किसी समुदाय या इकट्ठा होना या उसे समेटना, ठीक है। किसी समुदाय या इकट्ठा होना या उसे समेटना, तो ये क्या होता है, समाहार, ठीक है। जैसे तीनों लोगों का समाहार, वहाँ पे हमने समूह लिखा, हम समाहार भी लिख सकते हैं। 5 शेरों का समाहार पसेरी, 3 लोगों का समाहार त्रिलोक, 3 लोगों का समूह भी बोल सकते हैं उससे हम, और समाहार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समाहार की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे समाहार लिखा है, ठीक है। तो चलिए, अब हम इसका दूसरा भेद समझते हैं। आइए, उत्तर पद प्रधान द्विगु, यह भी दो प्रकार के होते हैं। बेटा या उत्पत्र के अर्थ में, जैसे दो माँ का, दै मातुत या दुमात, दो सूतों के मेल का दुसुती, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ सचमुच में उत्तर पद पर जोर हो, जैसे 5 प्रमाण, तो पंच प्रमाण, जैसे लिखा रहेगा 5 प्रमाण, मतलब इसका क्या होगा, इसमें उत्तर पद पर जोर हो, मतलब उसके पीछे पद पे जोर हो, आगे पे नहीं उतना, ठीक है। देखिए, पंच प्रमाण, पंचहत्तर, 5 ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो द्विगु समास ये, अब हम द्विगु समास यहीं समाप्त होता है। अब हम इसका 5वां समास समझते हैं, ठीक है। 5वां समास हम समझते हैं। चलिए, आइए देखते हैं 5वां समास कौन सा है। चौथा समास समझते हैं, बहुव्रीहि समास। वो तीसरा समास था, ये है चौथा समास। अभी हमने सिर्फ 3 समास किए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अब हम चौथा समास करने जा रहे हैं, बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए, आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी, इसकी परिभाषा, ठीक है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि समस्त पद में उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़कर जब हम किसी अन्य प्रधान की बात करते हैं तो वह क्या होता है, बहुव्रीहि समास। जहाँ पर हम किसी अन्य प्रधान की बात करते हैं, प्रधानता किसी तीसरे को मिल जाती है, वह क्या होता है, बहुव्रीहि समास। जहाँ पे ना उत्तर पद प्रधान होगा ना पूर्व पद प्रधान होगा, वहाँ पे प्रधान कौन होगा, कोई तीसरा पद प्रधान बन जाएगा वहाँ पे। तो आइए इसको उदाहरण के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। देखते हैं, आइए। पहले आप इसकी परिभाषा ध्यान से देख लीजिए, और अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए, हम इसके उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री इज इक्वल टू प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, इसका क्या होगा, तो मैं इसको लिख के समझाती हूँ आपको। मंत्रियों में जो प्रधान है, मंत्रियों में जो प्रधान है, अर्थात प्रधानमंत्री, ठीक है। अब इसका पंकज, पंख के समान है जो, पंख में पैदा हो जो,
कमल, कमल। तो ये देखिए यहाँ पे ना पहले पद को प्रधानता मिली, ना दूसरे पद को प्रधानता मिली। प्रधानता किसे मिल रही है? तीसरे पद को। लाइक जैसे देखिए प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है अर्थात प्रधानमंत्री। पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना अर्थात अनहोनी, ना होने वाली घटना अर्थात कोई विशेष अनहोनी। तो देखिए ना होने वाली घटना अर्थात कोई विशेष घटना। ठीक है। अब देखिए चौलड़ी, चार लड़ियों का समूह अर्थात माला। त्रिलोचन, तीन लोचन वाला अर्थात शिव। इसको हम एक इस तरह से लिख सकते हैं, तीन लोचन है जिसका अर्थात शिव। ठीक है। महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। ठीक है। तो ये हो गए इसके उदाहरण, किसके? बहुव्रीहि समास के उदाहरण। तो देखिए इसमें ना पहले पद को प्रधानता दी गई, ना दूसरे पद को प्रधानता किसे दी गई? किसी तीसरे पद को। ठीक है। तो आइए अब हम इसके भेद समझते हैं, बहुव्रीहि समास के भेद। ठीक है। चलिए, तो बहुव्रीहि समास का पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि। इसमें सभी पद प्रधान अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो सकता है। इसमें सभी पद प्रथम अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। इसमें जो भी पद होते हैं वह कौन से कारक के होते हैं? कर्ता कारक के। ठीक है। किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, कर्ण, संप्रदान इस विभक्ति रूपों में भी उक्त हो सकता है। ठीक है। तो आइए इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। देखिए इसके उदाहरण, प्राप्त है उदक जिसको, प्राप्त उदक, तो एक कौन से उसमें होगा? विभक्ति में, कर्म में। जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, जितेंद्रियां, क्या? जितेंद्रियां, ये कौन से में? कर्ण में। दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोजन संप्रदान में। निर्गत है धन जिससे, निर्धन अपादान में। नेक है नाम जिसका, नेक नाम संबंध में। और लास्ट है सात है खंड जिसमें, सतखंड अधिकरण। ठीक है। तो ये कौन से विभक्ति रूपों में हो गए? ये सारे विभक्ति रूपों में आ गए। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण बहुव्रीहि। ठीक है। चलिए अब हम इसका अगला भेद समझते हैं, व्याधिकरण बहुव्रीहि। इसमें पहला पद तो प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक विभक्ति के रूप का ही होता है, लेकिन जो बाद वाला पद होता है वह संबंध या अधिकरण कारक का होता है। उसमें ना कर्म आएगा, ना संप्रदान आएगा, ना अपादान आएगा, ना कर्म आएगा, ये तीनों इसमें नहीं आएंगे। इसमें से कौन कौन से आएंगे? संबंध और अधिकरण। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे देखिए, सूल है पानी में जिसका, पानी मतलब हाथ, सूल पानी,
वीणा है पानी में जिसका, वीणा पानी, तो पानी है में जिसका, अब इसको वीणा पानी लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गए इसके व्याधिकरण बहुव्रीहि के उदाहरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका प्रथम पद तो विभक्ति कारक का होता है, लेकिन जो बाद वाला पद होता है वह संबंध और अधिकरण कारक का होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका तीसरा भेद समझते हैं। तुल्य योग बहुव्रीहि, जिसमें पहला पद सह हो वह तुल्य योग बहुव्रीहि होता है। सह को हम स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जो बल के साथ हो सहबल, जो देह के साथ है सदेह, जो परिवार के साथ है सपरिवार। क्या हो गया, सपरिवार। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, जिसमें पहला पद सह हो। ठीक है, चलिए व्यातिहार बहुव्रीहि, जिसमें घात प्रतिघात सूचित हो, मतलब जिसके वर्ड समझ सुन के हमें घात और प्रतिघात का अभाव हो, उसे व्यातिहार बहु, जैसे मुक्के से जो लड़ाई हुई मुक्का मुक्की, घूसे घूसे से जो लड़ाई हुई घूसा घूसी, मारा मारी, और बहुत सारे शब्द होते हैं, लाठा लाठी, तो ये सारे शब्द जहाँ पे आएंगे वो क्या होगा, व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम और 2 समास के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ अपनी वीडियो लेके। अब मैं आपको फिर से कल मिलूँगी। बाय, टाटा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब मैं आपको अपनी चौथी वीडियो के साथ आपको वापस मिलूँगी। ये था इसका भाग 3। तो अब मैं आपको कल मिलूँगी। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।